शब्बीर ने टैक्सिला में सफाकियत का एक ऐसा वाकया देखा है जो दरिंदगी और बर्बरियत को भी मात कर देता है। उस रोज शबाना सहेलियों के दरमियान दुल्हन बनी बैठी थी। सहेलियां उसे छेड़ रही थी, लेकिन वो किसी बुत की मानिंद खला में घूर रही थी। अरे आज तेरी बारात आने वाली है, तो इतनी चुप क्यों बैठी है? पहले तुम एक बात बताओ, ये शादी क्यों होती है? क्यों होती है? अब नाजिया तू ही बता इसको। अरे तो किसी को पसंद आ गई है। अच्छा अच्छा अच्छा, क्या मेरी बारात में मेरा दूल्हा भी आएगा? बगे दुल्हन की बारात आती है क्या? लेकिन वो छोटा कहता था कि मुझसे कोई शादी नहीं करेगा। लो अब हो रही है ना, तू खुद देख ले अब। अच्छा, अब तुम लोग जाओ, मुझे कुछ सोचना है। जाओ। सहेलियां कमरे से बाहर निकलकर एक दूसरे से सरगोशियां करने लगी। दुआ कर इसकी रुखसती साथ खैरियत से हो जाए। अरे मुझे तो डर लग रहा है, दूल्हे वाले को पता चल गया तो। नहीं अच्छी बातें कर, सब अच्छा होगा, बुरा मत बोल। लगता है बारात आ गई, चल। बाहर शादियाने बजने की आवाज आई तो शबाना की सहेलियां दरवाजे की तरफ लपकी। दरवाजे पर एक सजी हुई कार खड़ी थी। ये दूल्हा की कार थी। इस कार के पीछे और भी गाड़ियां थी। शबाना की सहेलियां दौड़कर अंदर आ गईं और शबाना को छेड़ने लगी। लो भाई, लगता है तुझे लेने आ गए वो। मेरा दूल्हा आ गया। अच्छा, उनको ना मेरा सलाम कहना और तंग नहीं करना उनको बाबा। जाओ, अब तुम दोनों जाओ। अच्छा। मेरा दूल्हा आ गया। कुछ देर बाद शब्बीर ने देखा कि ड्राइंग रूम में दूल्हा के वालिदैन और मुख्तसर से बराती बैठे थे कि इस दौरान कमरे में शबाना दाखिल हो गई, जिसे देखकर सब हक्का बक्का रह गए। शबाना की मां घबराकर खड़ी हुई। उसने अपनी बेटी का हाथ थामा और उसे लेकर दूसरे कमरे में चली गई। बेटी आज तेरी शादी है, वहाँ नहीं आते। अच्छा ठीक है, अब नहीं आऊंगी, अब नहीं। शबाना ज़हनी तौर पर कमजोर थी। उस रोज दूल्हा वालों को शबाना की बीमारी का पता चला तो वो घर आई बारात को वापस ले गए, जिसके बाद शबाना की ज़हनी हालत मजीद बिगड़ गई और उसे इलाके के एक आमिल को दिखाया जा रहा था ताकि वो उसका इलाज कर सके। शब्बीर ने एक दिन देखा कि शबाना की मां अकेले में रो रही थी। मां के रोने की आवाज सुनकर दो शादीशुदा बेटे एक कमरे से निकलकर मां के पास आ गए। मां ने बेटों को देखा तो उन्हें जली कुटी बातें सुनाने लगी। अम्मा, तो किसने कहा था इस मनहूस की शादी करें? पीर साहब ने मना भी किया था। मैंने तो कहा था ना अम्मा, बहन बहुत मनहूस है। ये उसी की मनहूसियत की वजह से मेरा सारा कारोबार भी तबाह हुआ है और मेरी बीवी बच्चों के साथ लेके जाके बैठ गई है। ये घर है, ये भंडार खाना है। अम्मा, ये पैदा होते ही मर जाती तो घर में सुकून होता। मेरी बेज़ुबान बच्ची के पीछे क्यों पड़ गए हो? अकलौती बेटी है मेरी, क्या बिगाड़ा है इसने तुम्हारा? अम्मा, याद है ना जुमेरात है, पीर बाबा के पास जाना है। मैं नहीं जाऊंगी और ना ही मेरी बेटी जाएगी। मेरा अल्लाह है ना, वही मेरी बच्ची को ठीक करेगा, मुझे उस पर यकीन है। ठीक है अम्मा, फिर रात तो जिन्नात तुम्हारा और तुम्हारी बेटी का गला दबाएंगे ना, फिर पता चलेगा। क्या जिन्नात? हाँ अम्मा, पीर साहब कह रहे थे कि इस पे जिन्नात का कब्जा है। भाई तुम तो चलो पीर साहब के पास, अम्मा तो जाएंगी नहीं। चलो। अरे जाओ, आराम करो, मेरी बच्ची के पीछे पड़ गए। क्या बिगाड़ा है तुम लोगों का? हर बार उसके पीछे पड़े रहते। अरे मेरी मासूम बच्ची, तुम लोगों की बहन है, तेरा भी एहसास नहीं स्त्रियों को। अल्लाह मैं क्या करूं, मेरी बच्ची को ठीक कर दे। इसकी
तकलीफ को ठीक कर दे मेरे मौला, मेरी बच्ची को सही कर दे और इनके दिलों में इसकी मोहब्बत पैदा कर दे। दोनों भाई वक्फे वक्फे से जाली पीर के आस्थाने पर हाजिरी देते रहे और पीर इनसे पैसे भी बटोरता रहा और शबाना को आस्थाने पर लाने के लिए जोर भी देता रहा। शब्बीर ने देखा कि दोनों भाई जाली आमिल के सामने बादब बैठे हुए थे और आमिल आंखें बंद किए हुए कुछ मुंह ही मुंह में बड़बड़ा रहा था। जिन्नात का साया है, जिन्नात का, तुम्हारी बहन पर। जब तक वो नहुसत दूर नहीं होगी तुम दोनों का घर नहीं बसेगा। बाबा जी, हम बहुत आस लेके आए हैं, हम बहुत परेशान हैं। बाबा जी हमारी मदद करें। अब जैसा बोलोगे हम वैसा करेंगे बाबा जी। बताता हूँ। हड्डी लानी पड़ेगी, हड्डी कब्रिस्तान से। इस कहानी की मजीद तफसीलात हम आपको दिखाएंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद। कहीं जाइएगा मत, क्योंकि कोई देखे ना देखे, शब्बीर तो देखेगा। शबाना कमरे से निकलकर माँ के पास आ गई। माँ ने खामोशी से बेटी को सीने से लगाया और शबाना बच्चों की तरह उससे चिमट गई। अम्मा क्या हुआ, क्यों रो रही हैं आप? मेरी बच्ची का कुछ पता चल, अरे रात को पता नहीं कहाँ चली गई, सुबह से ढूंढ रही हूँ, कुछ पता नहीं चल रहा मुझे उसका। एक दिन शब्बीर ने देखा कि शबाना की माँ जोर जोर से रो रही थी और दुहाइयां दे रही थी। अरे शबाना कहीं नहीं है, ढूंढ ढूंढ के थक गई हो, कहीं नहीं है, रात से। परेशान ना हो, मिल जाएगी, यहीं कहीं होगी। उसने कहाँ जाना है, उसका कौन दिमाग काम करता है।
मैं सारे घर में देख आई हूँ, कहीं भी नहीं है, कहीं इसका कुछ पता नहीं। रात भाई मैं आप उठे, घर जाएं अपने, तो काम नहीं आपको घर पे, चलें आप घर जाएं। अरे ऐसे क्यों बोल रहे हैं? वो तो बेचारी पूछने के लिए आई थी, कहाँ है मेरी बच्ची? अच्छा हुआ मनूस चली गई है कहीं। नहीं, वो कहीं नहीं जा सकती, वो कहीं नहीं जा सकती। अरे कोई आ जो मेरी बच्ची को ला दे, मेरी मासूम बच्ची कहाँ चली गई? अम्मा एक बात सुन लो, और ये बात अपने तक ही रखना, आगे किसी को नहीं बताना। ये समझ लो शबाना मर गई है। नहीं, शबाना नहीं मर सकती, नहीं, मेरी बच्ची नहीं मर सकती। अम्मा चुप हो जाओ, नहीं तो तुम्हें भी ना उधर ही पहुंचा दूंगा मैं। तुम दोनों ने मारा मेरी बच्ची को तुम दोनों ने मारा है। हाँ, मैंने मारा उसे, पीर साहब ने कहा था, मार दिया मैंने उसे। नहीं, मैं तुम लोगों को छोड़ूंगी नहीं, मैं जाने जाऊंगी, मैं तुम लोगों को छोड़ूंगी नहीं। अम्मा बस कर लो, मैं कह रहा हूँ चुप हो जाओ। बेटों ने धौस धमकी देकर मां को चुप करा लिया था। संगदिल भाइयों ने पीर के कहने पर अपनी बीमार बहन को मनहूस समझते हुए गहरा गड़ा खोदकर उसमें दफन कर दिया था, और मां को कानो कान खबर तक नहीं होनी थी। शब्बीर ने देखा कि रात की तारीकी में दोनों बेटे आंगन में खुदाई कर रहे थे कि इस दौरान उनकी मां भी वहां आ गई। ये क्या कर रहे थे रात को? अम्मा तुम जाके सो जाओ, पाइपलाइन खराब है, वो सही कर रहा हूँ। बस उसी रात शबाना के दरिंदा भाई मुबैना तौर पर अपनी बहन को उसके कमरे से निकाल कर लाए और बहाने से उसे गड्ढे में उतार कर ऊपर से मिट्टी डाल दी। बेटों के खौफ से मां कुछ दिन तो चुप रही, लेकिन एक रोज उसने इस इत्तेफाक वाकई की इत्तला अपने बड़े बेटे को कर दी, जिसने पुलिस से राबिता किया, और पुलिस ने न सिर्फ शबाना की लाश बरामद कर ली, बल्कि दोनों दरिंदे भाइयों को, जो शबाना के सगे भाई थे, उन्हें गिरफ्तार भी कर लिया। ये मनाजिर देखिए, रेस्क्यू टीम शबाना के घर में उस कुएं से लाश निकालने की कोशिश कर रही है जिसमें सफाक भाइयों ने अपनी बहन को मुबैना तौर पर जिंदा दफन कर दिया था। पुलिस ने दरिंदगी के इस वाक़े की जो तफसील बताई थी वो ये है कि मोहम्मद इमरान ने एक एप्लीकेशन हमें दी कि मेरे जो दो सगे भाई हैं कामरान और इमरान, और इन्होंने मेरी सगी बहन शबाना बीबी जो 40 साल की है उसको मार कर कुएं में फेंक दिया, उसका दिली तवाज़ुन नहीं ठीक था। उसकी कंप्लेन पर हमने इन जो दोनों भाई हैं फरहान और कराम, इनको अपनी तफ्तीश में लाया तो हमें काफ़ी शक व शुबहात गुजरा, जिसकी वजह से हमने इनके घर में एक वाक़या जो पुराना कुआं था उस कुएं की खुदाई रेस्क्यू 111 के ज़रिए जो है करानी शुरू कर दी। 2 दिन मुसलसल जो हम खुदाई कराते रहे हैं, बलाखिर हम जो है वो कामयाब हो गए। डेड बॉडी जो है वो कुआं से बरामद होगी और उसका पोस्टमार्टम हमने कराया और FIR भी दे दी है। मुलज़म हमारी कस्टडी में है। मुलज़मान का मौक़िफ़ है जी, ये हमारी जो बहन जो जिसकी डेथ हुई है वो तबीयत दागा करती थी, लेकिन मैं हमारी तफ्तीश के मुताबिक इनका ज़हनी फतूर था, इन्होंने उसको जो उससे जान छुड़ाने के लिए ये वाक़या किया है। शब्बीर की एक महल्लेदार से भी मुलाकात हुई जिसने इस अलमनाक वाक़े के बारे में जो कुछ उससे मालूम था शब्बीर को बताया था। तो इनकी जो है टेक्सटाइल में दुकान थी, एक भाई बेरोजगार था और ये किसी पीछे फकीरों में पड़ गए थे और वो उसके साथ ही इन्होंने ये वारदात की है। और ये हैं वो सफाक दरिंदे जिन्हें अपनी बहन को जिंदा गाड़ते वक्त खौफ खुदा तक नहीं आया। वो काला जादू करती थी, जिसकी वजह से हमें काफ़ी अरसे से मुख्तलिफ मुश्किलात का सामना था। तो उसी दिन हमने उसको रंगे हाथों पकड़ ली काला जादू करते हुए, जिसकी वजह से उसने भी अपने तहफ़्फ़ुज़ के लिए हम पे अमलियात शुरू कर दी। हमारे और उसके दरमियान झड़प हो गई, उसने हमें मारने की कोशिश की। ਉਹ ਸਾਡੀ ਭੈਣ ਜਾਦੂਗਰਨੀ ਉਸ ਅਸਾਂ ਮਾਰਣੇ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਂ ਰੱਸੀ ਨਾਲ ਬੰਨ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਸਾਂ ਗੋਲਡਾ ਸ਼ਰੀਫ। ਮੁੜ ਕੇ ਆਏ ਤੇ ਅਸਾਂ ਦੇਖਿਆ ਉਹ ਵਫਾਤ ਪਾ ਗਈ। ਫਿਰ ਅਸਾਂ ਬੋਰੀ ਪਾ ਕੇ ਅਸਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਖੂਹ ਵਿੱਚ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਤੋਂ ਮਿੱਟੀ ਪਾ ਦਿੱਤੀ। शब्बीर सोचता है कि इंसान का खून कितना सफेद हो गया है, जहालत इंसान से कैसे कैसे काम करवाती है। शब्बीर को यकीन है कि बेगुनाह लड़की के कातिलों को सजा जरूर मिल सकेगी। देखते रहिए, क्योंकि कोई देखे न देखे शब्बीर तो देखेगा।
शबीर ने रहीम यार खान में एक ऐसा वाकया देखा है जिसमें महज शक व शुबात की बुनियाद पर दो इंसानों की जिंदगी अजीरन कर दी। नौजवान टेलर मास्टर सर झुकाए अपनी दुकान में सिलाई में मसरूफ था। उसने नजरें उठाकर देखा तो एक लड़की सामने खड़ी हुई थी। जी फरमाइए। क्या हुआ, वो मेरे कपड़े सिल गए क्या? कपड़े? अच्छा हाँ, कपड़े तो आपके तैयार हैं, लेकिन दुपट्टा पीको होना रह गया, तो शाम तक आ जाएगा। चलो ठीक है, मैं आपको कॉल कर दूंगा, आप किसी को भिजवा दीजिएगा। वो तो ठीक है, पर शाम तक मेरा दुपट्टा मंगवा दीजिएगा, मुझे शादी में जाना है। अरे दीदी जी बेफिक्र हो जाए, मिल जाएगा आपको। लड़की टेलर मास्टर की दुकान से निकली तो दूर से एक मोटरसाइकिल आती दिखाई दी जो उसके करीब आकर रुक गई। यहाँ क्या कर रही हो? भाई वो मैं टेलर के पास गई थी पर कपड़े नहीं सिले। कौन से टेलर के पास? वो टेलर नासिर। तुम्हें मैंने पहले भी मना किया कि नासिर के पास मत जाया करो। चलो बैठो, घर जा रहा हूँ, तुम्हें छोड़ देता हूँ। अच्छा। भाई ने बहन को घर के दरवाजे पर उतारा और खुद दोबारा बाजार की तरफ चला गया। लड़की घर में दाखिल हो रही थी और उसका दादा घर से बाहर निकल रहा था। अरे बेटा तुम कहाँ थी? मैं तकलीफ जा रहा हूँ, तुम दरवाजा बंद करो। जी अच्छा दादा। बेटा आजकल कुछ तुम ज्यादा बाहर नहीं जाने लगी। क्या हो गया दादा? टेलर के पास गई थी, उसने अब तक मेरे कपड़े ही नहीं सिए। ठीक है, वापसी पर इसके बारे में बात होगी। दरवाजा अच्छी तरह बंद करो। लड़की के दादा और उसके भाई को न जाने क्यों ये शक था कि लड़की ने टेलर मास्टर से दोस्ती कर रखी है। इस शक की बुनियाद वो छोटा सा वाकया है जिसकी तमसील कुछ यूं है। एक रात जब लड़की का भाई घर आया तो उसकी बहन सो रही थी और उसका फोन चार्ज हो रहा था। भाई ने जैसे ही फोन से चार्जर निकालकर अपना फोन लगाना चाहा, वो ये देखकर हैरान रह गया कि उसकी बहन के फोन में कई मिस कॉल्स आई हुई थी। भाई ने हैरानी से चेक किया तो ये एक ही नंबर था जिससे बार बार कॉल की गई थी। भाई ने खामोशी से बहन का फोन लिया और सहन में जाकर गुमनाम नंबर पर कॉल करने लगा। उधर से फोन टेलर मास्टर ने उठाया जो अपने घर में सो रहा था। हेलो हेलो, कौन बात कर रहा है? जी मैं टेलर नासिर बात कर रहा हूँ, बोलिए। दरअसल आपकी कई मिस कॉल्स देखी तो मैंने सोचा कि आपको फोन कर लूँ। अच्छा तो आप जरीना साहिबा के घर से बात कर रहे हैं? हाँ वो तो ठीक है, लेकिन तुम्हारे पास मेरी बहन का नंबर कैसे आया और इतनी रात को फोन क्यों किए? अरे भाई साहब आप परेशान ना हो, जरीना साहिबा सुबह मेरी दुकान पर आई थी तो कपड़े तैयार नहीं थे। मैंने उनसे कहा कपड़े तैयार होंगे तो मैं फ़ोन कर दूंगा, लेकिन अब तो दुकान बंद हो चुकी है। अब उनसे कहिएगा कि सुबह आकर कपड़े ले जाएं। अच्छा अच्छा। जरीना के भाई को पता नहीं क्यों ये यकीन हो गया था कि उसकी बहन ने टेलर मास्टर से दोस्ती कर ली थी और वो खासा परेशान था। शब्बीर ने देखा कि एक क्लिनिक पर जरीना का दादा मरीजों को देख रहा था और जरीना का भाई बाहर बैठा इंतजार कर रहा था। इसी दौरान उसका दादा अपने चैम्बर से बाहर निकला तो अपने पोते को देखकर हैरान रह गया। अस्सलाम जी। चलो बेटा, खैरियत यहाँ? दादा मुझे कुछ जरूरी बात करनी थी आपसे। हाँ तो ठीक है, घर पे कर रहे हैं कि? घर पर नहीं, मैं यहीं आपके साथ बात करना चाहता हूँ। तो ठीक है, मैं मरीज देख लूँ फिर बात करते हैं। ठीक है, मैं इंतजार कर लेता हूँ। कुछ देर बाद शब्बीर ने देखा कि जब क्लिनिक खाली हो गया तो दादा पोता आपस में राजो न्याज कर रहे थे। दादा के चेहरे पर गुस्से के तासुरात उभर रहे थे। क्या करता मैं, परेशानी में यहाँ पर आया हूँ। तुम्हें यकीन है जो कुछ तुम कह रहे हो वो सही है?
दादा मैं 100% श्योर हूँ, इसीलिए मैं आपके पास आया। इसका मतलब है कि हमें जरीना की शादी जल्दी कर देनी चाहिए, इससे पहले कि खानदानी के लिए कोई बदनामी का बाइस बने। इसकी शादी कर देते हैं। ठीक है, सोचता हूँ मैं इसके बारे में कुछ। जरीना अपनी पढ़ाई कर रही थी और अभी शादी का कोई इरादा नहीं था। शादी से इनकार पर जरीना के दादा और उसके भाई का यकीन और पुख्ता हो गया था कि जरीना टेलर मास्टर में दिलचस्पी ले रही है। बेटा तुमसे एक बात कर रही है। जी दादाजी। हम तुम्हारी शादी करना चाहते हैं। और मैं इतनी जल्दी शादी कैसे कर सकती हूँ दादाजी, अभी मैं पढ़ रही हूँ। अब तुम अपने दादा से जुबान चलाओगी? मैं जुबान नहीं चला रही, मैं सिर्फ आपको बता रही हूँ। आप खुद सोचें, अभी मेरी पढ़ाई बाकी है। तुम अपने घर जाकर भी पढ़ सकते हो। दादाजी आप बात को समझे, मुझे यहीं पे पढ़ना और मैं कोई शादी नहीं करूंगी। अब हमारे फैसलों से इख्तलाफ करोगी? हमने फैसला कर लिया है, तुम्हारी शादी होगी तो होगी। नहीं दादाजी। कैसे नहीं होगी? शब्बीर ने देखा कि जरीना का भाई दूसरे कमरे में दरवाजे से कान लगाए दादा और अपनी बहन की गुफ्तगू सुन रहा था। टेलर मास्टर अपने खिलाफ होने वाली साजिशों से बेखबर मेहनत मजदूरी में मसरूफ था कि एक दिन उससे एक बहुत बड़ी गलती हो गई। शब्बीर ने यह भी देखा कि टेलर मास्टर काम वाम छोड़कर अपनी दुकान पर परेशान बैठा था। ऐसे में उसका एक दोस्त उसके पास आ गया। भी क्या हो गया, सर पकड़ा हुआ है, खैर तो है? अबे यार शुक्र है तू आ गया। मैं ना यार एक मुश्किल में फंस गया हूँ। मुश्किल में? यार तू तो जानता है मुझे सही से मोबाइल इस्तेमाल करना नहीं आता। वो कल ना यार एक कस्टमर के नंबर पे गलत तस्वीर सेंड हो गई। पता नहीं मेरे बारे में क्या सोच रही होगी यार वो। तो टेंशन नहीं ले, फोन कर ले उन्हें, माजरत कर ले उनसे। टेंशन नहीं ले, रिलैक्स हो। तो रुक मैं फोन करता हूँ। हाँ हाँ कर जल्दी कर। नासिर ने फोन मिलाया तो जरीना का फोन उसके भाई ने उठा लिया। कौन? जी वो मैं टेलर नासिर बात कर रहा हूँ। जी जरीना साहिबा से बात हो सकती है? क्या काम है? जी वो उनको कुछ पैसे देने थे। पैसे? जी वो उन्होंने मुझसे कुछ कपड़े सिलवाए थे तो उनके कुछ पैसे बकाया हैं। अच्छा मैं उसे क्या दूंगा? क्या हुआ, बात होगी? यार भाई ने फोन उठा लिया था। भाई ने गुस्से में फोन बंद कर दिया और फिर इसरारी कैफियत में फोन का सर्वे करने लगा। उसे एक मैसेज दिखाई दिया। भाई ने मैसेज खोला तो उसमें काबिल एतराज तस्वीर थी जो मुबैना तौर पर टेलर मास्टर ने भेजी थी। इस कहानी की मजीद तफसीलात हम आपको दिखाएंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद। कहीं जाइएगा मत, क्योंकि कोई देखे ना देखे, शब्बीर तो देखेगा। शब्बीर ने देखा कि जरीना के भाई का चेहरा लाल हो रहा था। वो फोन लेकर तेजी से ऊपर वाली मंजिल में अपने दादा के पास पहुंचा और जब उसने दादा को सारी बात बताई तो वो गुस्से से कांपने लगा। इस वाकये के बाद जरीना के दादा और भाई ने मुबैना तौर पर फैसला कर लिया था कि टेलर मास्टर से छुटकारा हासिल कर लिया जाएगा, मगर ये काम कौन करेगा और कैसे होगा ये मालूम नहीं था। शब्बीर ने देखा कि जरीना का भाई अपने एक दोस्त के साथ उदास बैठा हुआ था। क्या बात है यार, तेरा मुंह क्यों लटका हुआ है? नहीं ख्याल, तो मेरे बचपन का दोस्त था, लेकिन दुख भी कुछ ऐसा है कि मैं बयान नहीं कर सकता। अब देखिए तो मुझे भरोसा रख, मुझसे जो हो सकेगा मैं तेरे लिए करूंगा। तू ये बता तेरा मसला क्या है? कुछ दिनों के बाद खेतों से एक नौजवान की लाश मिली और ये लाश थी टेलर मास्टर नासिर की, जिसे गला दबाकर कत्ल कर दिया था। पुलिस ने टेलर मास्टर की आखिरी मुलाकातों के डेटा से मुल्जिमान पकड़ लिए थे। मुल्जिमान ने इंकशाफ किया था कि उन्होंने जरीना के दादा और उसके भाई के कहने पर उजरत लेकर टेलर मास्टर को कत्ल किया। ये है वो मनाजिर
जब झाड़ियों के बीच से टेलर मास्टर की लाश उठाई जा रही थी। मुबैना गैरत के नाम पर मार लिए जाने वाले मकतूल के बारे में मुल्जिमान ने इंकशाफ किया था कि उसे बहाने से बुलवाकर जहरीला जूस पिलाया गया था, जिसके बाद उसे गला दबाकर कत्ल किया गया और उसकी लाश झाड़ियों में फेंक दी गई थी। पुलिस ने इस अफसोसनाक वाक़े के बारे में जो तफसीलात बताई थी वो ये है। लाश की शनाख्त नहीं हो रही थी तो फिर हमने ऐलानात कराए मसाजिद में, हर जगह। उन ऐलानात की रोशनी में उसके गुस्सा सामने आ गया। जब गुस्सा आया तो गुस्सा ने फिर हमें अगली बात बताई कि भी हमारा बच्चा घर से घूम है, मिला नहीं है। जिस वक्त उसकी तमाम डिटेल ली गया, उसका मोबाइल डाटा हमने ले लिया, टेलीफोन उसका, उस पर जो उसकी पहले कॉल्स हो रही थी, जो उसकी ट्रैवलिंग हो रही थी, उसकी तमाम मालूमात आई। उससे फिर क्लू मिला कि भी ये लोग हैं जो लास्ट टाइम उसके साथ मिले। उनको जब इंटेरोगेट किया तो ये जो आज ब्लाइंड मर्डर बोरी में बंद था, खौफ की अलामत बना था पूरे डिस्ट्रिक्ट में, वो क्लियर हो गया। खफाकियत की इंतहा है कि एक फ्लिमजी जो चार्जेस हैं उनके ऊपर किस तरह लोगों ने प्लान किया, किस तरह लोग उसको बहला फुसला कर ले गए, फिर उसके बाद उसको नशावर अद्वियात दी उस नौजवान को, फिर उसको मार के बोरी में बंद करके फेंक दिया। और बज़ाहिर वो बड़े सफ़ेद पोश लोग हैं, माशरे के अंदर आप और हम में चलते उठते बैठते फिरते लोग हैं। तो इससे सोसाइटी का ये भी एंगल एक ज़ाहिर होता है और हमें भी ये सबक देता है कि एज ए सिटीज़न ऑफ द सोसाइटी हमें भी अपनी कान और आंखें और ये सारी चीज़ें खुली रखनी चाहिए। ये है वो मुल्जिमान जिन्होंने मुबैना तौर पर एक बेकसूर नौजवान को मौत के घाट उतार दिया था। पुलिस ने कत्ल का मुकदमा दर्ज करके मजीद तफ्तीश शुरू कर दी है। शब्बीर को अभी तक ये इल्म नहीं हो सका कि जरीना नामी लड़की का क्या बना, वो जिंदा है या उसे भी गैरत के नाम पर मार दिया गया है। देखते रहिए, क्योंकि कोई देखे न देखे, शब्बीर तो देखेगा। शब्बीर आपको मिलवा रहा है रिहाड़ी में रिहाइश पजीर 5वीं जमात के एक तालिब इल्म से, जिसका बाप भट्टा मजदूर है और आसिफ नामी ये बच्चा पढ़ाई के लिए जुनून की हद तक मुब्तला है। एक दिन शब्बीर जब रिहाड़ी के इलाके करमपुर पहुंचा तो उसने देखा कि तेज झुलस देने वाली धूप में मजदूर भट्टे पर काम कर रहे थे। चारों तरफ ईंटें ही ईंटें और दहकती हुई भट्टियां ही भट्टियां थीं। इस भट्टे पर शब्बीर ने देखा कि 10-11 बरस का एक बच्चा स्कूल यूनिफॉर्म में मजदूरों के साथ काम कर रहा था। मालूम करने पर पता चला कि ये आसिफ था, 5वीं जमात का तालिबे इल्म जो फालतू वक्त में ईंटों के भट्टे पर मजदूरी करके अपने बाप का हाथ बटाया करता था। थोड़ी देर में किसी ने शब्बीर को उसके बाप की तरफ इशारा किया जो काम में मसरूफ था। भट्टे की ऊंची चिमनी से धुआं निकल रहा था और शब्बीर सोच रहा था कि ये धुआं इंसानी मेहनत की सबसे मोतबर गवाही है। शब्बीर कुछ देर तक 5वीं जमात के तालिबे इल्म को देखता रहा कि शायद उसके चेहरे पर किसी किस्म की उकताहट या बेजारी के आसार नजर आ जाएं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। बच्चा एक पुरअज़्म जज्बे के तहत काम करता दिखाई दिया। अलबत्ता सख्त तरीन काम करने की वजह से बच्चा थकावट का शिकार जरूर था। शब्बीर को जब ये पता चला कि ये बच्चा काम के साथ साथ पढ़ाई में भी बहुत अच्छा है, तो शब्बीर एक दिन खामोशी से उसके स्कूल पहुंच गया जहां मास्टर साहब सबक पढ़ा रहे थे। आसिफ भी उन्हीं बच्चों में शामिल था और सबसे आगे की कुर्सी पर बैठा हुआ था। शब्बीर ने आसिफ को देखा तो वो इंतहाई निमात के साथ मास्टर साहब की बातें सुन रहा था। रिहाड़ी के भट्टा मजदूर का बच्चा शदीद गुर्बत और मेहनत के बावजूद पढ़ाई के जुनून में मुब्तला रहा और फिर एक दिन शब्बीर को यह मालूम हुआ कि भट्टा मजदूर के बच्चे ने 5वीं जमात का इम्तिहान इम्तियाजी नंबर से पास कर लिया है और पूरे पंजाब में 3री पोजीशन भी हासिल की है। एक गरीब भट्टा मजदूर के बच्चे की इतनी बड़ी कामयाबी की खबर नाकाबिले यकीन थी, क्योंकि जिस बच्चे को 2 वक्त की रोटी भी पूरी ना मिलती हो, किताबों कॉपियों की किल्लत हो, घर में टिमटिमाते हुए बल्ब की मतबूक रोशनी हो, ऐसे माहौल में तालीम जारी रखना और फिर पंजाब भर में पोजीशन हासिल करना वाकई हैरान कुन बात थी। ये खबर मिलते ही शब्बीर उसी भट्टे पर पहुंच गया जहां उसने पहली बार आसिफ और उसके मजदूर बाप को मजदूरी करते देखा था। काम भट्टे से करे वो बच्चे इधर लेके आए लेकर मैं थे बच्चे से जितने तक पढ़ती आओ शौक पढ़े हुकूमत से अपील ऐसे करे ना बच्चे की कोई मेहरबानी करे सही पढ़ती जग गई। मैं आगे पढ़ना चाहता हूँ और मेरे वालिदैन की भी एक ख्वाहिश है, मैं कभी उनके साथ भट्टे भी काम करता हूँ और पढ़ने भी जाता हूँ। हुकूमत से मेरी दरख्वास्त है कि वो
मुझे तलीमी खैरात है। मोहम्मद आसिफ हमारे स्कूल का बच्चा है जिसने पंजाब में पोजीशन हासिल की है। तो हमारा एक पेप्ट का इदारा है, तो पेप्ट की तरफ से जो बुक्स वगैरह हमें दी जाती हैं और जितनी मुमकिन हमसे कोशिश हो सकती है हम कर रहे हैं। बच्चा बहुत ही टैलेंटेड है और ये जज्बा रखता है कि वो इंशाल्लाह अपनी पढ़ाई को जारी रख सके। और हुकूमत से ये अपील है, क्योंकि गरीब ख़ानदान से है तो उसके वालिदैन इतनी उसकी हेल्प नहीं कर सकते, तो हुकूमत से मेरी पुरजोर यही अपील है कि इस बच्चे की जितनी मदद हो सके कर सके। अगर ये अखराजात के बायस अपनी तालीम को मुनक़ता करता है तो इसमें मुल्क को उनका बहुत बड़ा नुकसान। शब्बीर ने मजदूर बच्चे आसिफ को उसकी कामयाबी पर मुबारकबाद देते हुए उसकी मजीद कामयाबियों के लिए दुआ की है और हुकूमत से कहा है कि आसिफ के तालीमी अखराजात बर्दाश्त करे ताकि ये पुरज़्म बच्चा अपनी बेपनाह सलाहियतों के इस्तेमाल से कहीं महरूम न रह जाए। देखते रहिए, क्योंकि कोई देखे न देखे शब्बीर तो देखेगा। शब्बीर का कहना है कि वो देख रहा है और मुसलसल देखता रहेगा। मुल्क भर से मजीद कहानियों और उनकी तफसीलात के साथ फिर मुलाकात होगी। देखना ना भूलिएगा, क्योंकि कोई देखे ना देखे शब्बीर तो दिखेगा। अगर आप अपने इर्द गिर्द होने वाले किसी गैर मामूली वाक़े से शब्बीर को आगाह करना चाहते हैं तो SMS करें SAB लिख कर स्पेस दें और अपना मैसेज अपने शहर और नाम के साथ 247 पर भेज दें। फैक्स करने के लिए हमारा नंबर है 021-3580-3820। खत लिखने के लिए हमारा पता है 5 एक्सप्रेस वे ऑफ कुरंगी रोड, कराची। एक्सप्रेस न्यूज, शब्बीर तो देखेगा।